So in the previous video, we have just gone through the chapters which were available in IS 456. So we basically familiarized ourselves with the 5 sections and 8 annexures which were given in IS 456. तो थोड़ा ब्रीफली इसको देख लेते हैं और उसके बाद तुरंत हम जंप करते हैं अपने प्रोविजंस पे। तो IS 456 में हमारे 5 सेक्शंस और 8 एनेक्चर्स हैं। 5 सेक्शंस कौन कौन से हैं उनको याद रखने के लिए नेमोनिक है, डिज़ाइन द स्ट्रक्चर एंड देन यूज़ मटेरियल टू मेक इट। तो डिज़ाइन के बेसिस पे क्या है, डिज़ाइन कंसिडरेशन और डिज़ाइन मेथड। डिज़ाइन कंसिडरेशन के लिए जनरल प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न, तो यानी जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन, स्पेशल डिज़ाइन कंसिडरेशन, और मेथड ऑफ डिज़ाइन, लिमिट स्टेट मेथड और मटेरियल्स। तो यही 5 सेक्शंस हैं जिनसे एसोसिएटेड हमको क्या करने हैं, क्लॉजेस को देखने हैं। 43 क्लॉजेज हैं टोटल, और एनेक्चर्स जो हैं इसके बाद ये 8 एनेक्चर्स हैं। एनेक्चर्स से एसोसिएटेड हमने क्लॉजेस को यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये 5 सेक्शंस कौन से होंगे। कुछ जनरल प्रोविजंस होंगे, फिर उसके बाद मटेरियल से एसोसिएटेड, मटेरियल यानी माई वेट मटीरियल्स, W फॉर वर्कमैनशिप, I फॉर इंस्पेक्शन, T फॉर टेस्टिंग। तो मटेरियल से एसोसिएटेड, फिर जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन, स्पेशल डिज़ाइन कंसिडरेशन और लिमिट स्टेट मेथड। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रोविजन मटेरियल से रिलेटेड कौन कौन से हैं, ठीक है, राइट। जनरल वाले में सिर्फ सिंबल और टर्मिनोलॉजीज़ है तो उसको उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल वाले से शुरू करते हैं। तो मटेरियल में क्लॉज 5 से क्लॉज 17 तक है। तो इसमें क्वेश्चन है विच मटेरियल। तो हमें यहाँ पर RCC बनाना है, राइट। तो RCC बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं हम, कंक्रीट का और स्टील का। तो अब ये देख लेंगे कि कंक्रीट पहले तो किन मटेरियल से बना हुआ होता है, फिर ये कंक्रीट अगर एक बार हमको मिल गया तो इस कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसको साइड पे यूज़ कैसे किया जाता है। तो कंक्रीट बनाने के लिए हम बाइंडिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, एडमिक्सचर और वाटर का। बाइंडिंग मटेरियल मोस्ट पॉपुलर इज सीमेंट। फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट को साथ में लेके एग्रीगेट पे ले लेंगे, एडमिक्सचर और अगला हो गया वाटर। तो ऐसा हमारा कंक्रीट बन गया। अब इस कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसको साइट पे यूज़ कैसे किया जाता है, उसमें कौन से स्टेप्स होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए निमोनिक हो जाएगा डॉग, DAWG, D फॉर ड्यूरेबिलिटी, W फॉर वर्केबिलिटी, G फॉर ग्रेड। तो ये हो गया ग्रेड, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और बचे हुए के लिए एटसेट्रा प्रोविजंस, ठीक है। साइट प्रोसीजर्स में देख लेंगे तो उसके लिए निमोनिक है मस्त PCC, M फॉर मिक्सिंग, S फॉर सैम्पलिंग, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, P फॉर प्लेसिंग, C फॉर कॉम्पैक्शन, C फॉर क्योरिंग, राइट। तो कंक्रीट की सैम्पलिंग कैसे होगी, मिक्सिंग कैसे होगी, दैट इज़ डिज़ाइन मिक्स, नॉमिनल मिक्स। फिर कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन, उसकी प्लेसिंग, उसको कॉम्पैक्ट करना, उसको क्योर करना। प्लेसिंग कहाँ पे, फॉर्मवर्क के अंदर। फिर ये सब जब आप कर लोगे तो एक छोटा सा टॉपिक ये भी देख लेना कि स्पेशल कंडीशन में कंक्रीट की क्योरिंग कैसे की जाती है। तो RCC बनाने में क्या था, कंक्रीट और स्टील का यूज़ किया था। हमने ये देख लिया कंक्रीट कौन से मटेरियल से बना हुआ है, फिर इस कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ क्या है और साइड पे कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कंक्रीट खत्म हो जाएगा। फिर स्टील आया, तो स्टील से एसोसिएटेड रेनफोर्समेंट हो जाएगा एक टॉपिक जिस पे कि हमको प्रोविजंस पढ़ना है। अभी ये समझ में आया। अब हम ये देख लेते हैं इंडिविजुअली कि यहाँ से शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से। तो सबसे पहले जैसे प्रॉपर्टीज़ क्या है, डॉग यानी ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी, ग्रेड। तो ग्रेड से एसोसिएटेड कौन सा क्लॉज है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टेबल 2 पेज 16। तो आप इस तरह से भी देख सकते हो, लेकिन अब मैं ये बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कोड के कौन से पेज से, कौन सी टेबल से हमको ये क्लॉज मिला है। एनीवे, तो सबसे पहले ग्रेड से एसोसिएटेड प्रोविज़न है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो 3 टाइप के होते हैं कॉन्क्रीट, ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट, स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट, हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। जो ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट होगा वो M10, M15, M20 हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट है वो M25 से M55 तक हो जाएगा। हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट M60 से M80 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, IS 456 के प्रोविज़न डायरेक्टली इस पर एप्लीकेबल नहीं होते, तो इनके लिए आपको अलग से एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, तो वो देखना पड़ेगा। एनीवे, तो ये ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हो गया। एक क्वेश्चन ये उठता है कि जब मैं M25 यहाँ पर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है। तो इसमें M का मतलब हो जाएगा मिक्स, 25 हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, 25 MPa। तो 25 MPa कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो गई कि मतलब 28 दिन पे अगर हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं यूजिंग अ क्यूब ऑफ कंक्रीट। तो क्वेश्चन ये, वो क्यूब कैसे बनाओगे आप, तो 150 mm बाई 150 mm साइज़ का क्यूब आप बना सकते हो, ठीक है। एनीवे, तो ये ग्रेड से हो गया। देन क्या आता है, ग्रेड, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। तो वर्केबिलिटी से एसोसिएटेड कौन सा प्रोविज़न है, ये है कि वर्केबिलिटी के लिए हम साइट्स पे जनरली स्लम्प टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें ये याद रखनी है कि स्लम्प वैल्यू अलग अलग कंडीशन में क्या होती हैं। एग्जाम्पल जैसे 3 बेसिक केसेस मैंने यहाँ पे बता दिए, वैसे तो पूरी टेबल दी हुई है उसमें। पेवमेंट के लिए स्लम्प टेस्ट नहीं करने को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम वर्केबिलिटी होती है। वहाँ पे बोला जाता है कि आप कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करिए।
ऐसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट जहाँ पे लाइट रेनफोर्समेंट है या हैवी रेनफोर्समेंट है। तो जो लाइट रेनफोर्समेंट है उसमें स्लम्प की वैल्यू क्या होती है, 25 से 75 mm होती है, और हैवी रेनफोर्समेंट वाले के लिए 50 से 100 mm होनी चाहिए प्रॉपर वर्केबिलिटी के लिए, राइट। तो लाइट रेनफोर्समेंट वाले में लो वर्केबिलिटी, हैवी रेनफोर्समेंट वाले में मीडियम वर्केबिलिटी। अच्छा, देन क्या हो गया, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी, ग्रेड। तो अब बचा ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी से एसोसिएटेड क्या है, ड्यूरेबिलिटी में आ जाएगा आपका सीमेंट, राइट। तो एक तो क्या है, सीमेंट से एसोसिएटेड लिमिट हमने लगा दी है कंक्रीट के ऊपर उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। दूसरा, सी के पास जो भी स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं वहाँ पे ड्यूरेबिलिटी के लिए क्या कंसिडरेशन है। और तीसरी चीज़, फ्रीजिंग और थॉइंग से रिलेटेड हम ड्यूरेबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं स्ट्रक्चर की, उससे लिए। तो पहले देखते हैं सीमेंट को। तो सीमेंट में क्या है, सीमेंट की मैक्सिमम और मिनिमम क्वांटिटी कितनी कितनी होगी, ठीक है। तो पर एम क्यूब ऑफ कंक्रीट में हम मैक्सिमम सीमेंट कितना यूज़ कर सकते हैं, 450 किलो, 450 kg से ज़्यादा सीमेंट नहीं यूज़ कर सकते, ये मैक्सिमम लिमिट है। कंडीशन क्या है, ये कंडीशन किस तरह की सीमेंट के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए ही है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी उसमें फ्लाई ऐश नहीं डला हुआ होना चाहिए, जबकि आजकल साइट पे हम पीपीसी यूज़ करते हैं, पीपीसी में तो डलता है आपका फ्लाई ऐश। एनीवे, तो मैक्सिमम लिमिट हो गई 450 किलो सीमेंट की। मिनिमम कितना सीमेंट होना चाहिए, मिनिमम सीमेंट जो है वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कंक्रीट बनाने में आपने एग्रीगेट के साइज़ का मतलब कितने साइज़ के एग्रीगेट का यूज़ किया है। सपोज़ आप जो कंक्रीट बना रहे हो उसमें जो एग्रीगेट का साइज़ है वो 20 mm से कम है या उसके बराबर है, या फिर 20 mm से ज़्यादा है। सपोज़ 20 mm तक का साइज़ है, तो उसके लिए क्या है, अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए मेंशन किया हुआ है कि कितना सीमेंट रिक्वायर्ड है। अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए ये बताया है, टेबल में बताया हुआ है कि मिनिमम आपको कितना सीमेंट लगेगा। अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए आपको कंक्रीट के कौन से ग्रेड का इस्तेमाल करना है, उसमें मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना डाल सकते हो। तो ये सीमेंट कंटेंट वाले पे फोकस करो आप, ये डिटेल भी दी हुई है पर सीमेंट कंटेंट पर आप फोकस करो। अच्छा, अब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये पीसीसी के लिए अलग हैं, आरसीसी के लिए अलग हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख के समझ सकते हैं हम इसको। फॉर एग्जाम्पल, रेंज ऑफ मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। तो जैसे सीमेंट कंटेंट की बात करते हैं तो पीसीसी और आरसीसी के लिए क्या होगा, पीसीसी के लिए जो सीमेंट कंटेंट है वो 200 से 300 kg पर एम क्यूब तक वेरी कर रहा है। अब ये कैसे वेरी कर रहा है, क्यों वेरी कर रहा है, अगर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है तो उसके लिए आप 200 kg का सीमेंट, 200 किलो सीमेंट हर एम क्यूब में डालो, और अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है तो उसमें आप 300 kg डालो पर एम क्यूब में, ठीक है। उसी तरह अगर आप आरसीसी यूज़ करते हो तो उसमें सीमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 300 से 360 kg पर एम क्यूब डलना चाहिए, ये मिनिमम सीमेंट क्वांटिटी हो गई। अब ये भी याद रख लो आप, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर आप पीसीसी यूज़ कर रहे हो तो M15 से M25 तक यूज़ करो, आरसीसी यूज़ कर रहे हो तो M20 से M40 तक। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो पीसीसी और आरसीसी में कितना होना चाहिए, तो अगर एक्सट्रीम कंडीशन है, देखो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, जैसे ही कंडीशन एक्सट्रीम होती जाएगी उतना कम आपको पानी डालना है क्योंकि स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करनी है ना कंक्रीट की। तो 0.4 से 0.6 तक है पीसीसी के लिए, तो 0.4 हो जाएगा एक्सट्रीम कंडीशन के लिए, 0.6 हो जाएगा माइल्ड एक्सपोजर के लिए। उसी तरह आरसीसी में भी शुरुआत वहीं से हुई है 0.4, लेकिन 0.6 तक ना जाके 0.55 तक हम जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा होगा कि एक्सपोजर कंडीशन पर काफ़ी कुछ डिपेंड कर रहा है। एक्सपोजर कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है, वेदर की वजह से कंक्रीट डैमेज हो सकता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि एक्सपोजर कंडीशन का मतलब क्या है। तो एक्सपोजर कंडीशन को याद रखने के लिए एक मतलब निमोनिक आप बना सकते हो, MMS वेरी एक्सट्रीम, ठीक है। MMS वेरी एक्सट्रीम से क्या याद हो जाएगा, M फॉर माइल्ड, M फॉर मॉडरेट, S फॉर सीवियर कंडीशन, V फॉर वेरी सीवियर और एक्सट्रीम फॉर एक्सट्रीम, ठीक है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। माइल्ड मतलब क्या है कि नॉर्मल कंडीशंस हैं, वेदर कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है जो कि हमारे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। मॉडरेट कंडीशन है मतलब कि सीवियर रेनफॉल हो रही है। सीवियर मतलब सीवियर रेनफॉल तो हो ही रही है, उसके साथ साथ ऑल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग भी, मतलब आर स्ट्रक्चर इज़ बीइंग सब्जेक्टेड टू ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग एज वेल। और वेरी सीवियर में क्या हो जाएगा कि सी वाटर स्प्रे आने लगा है। एक्सट्रीम में क्या है, अब सी वाटर का स्प्रे नहीं है, पूरी की पूरी टाइड आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या देख लिया कि आपका स्ट्रक्चर वही है, लेकिन जैसे बाहर की वेदर चेंज हो रही है उस हिसाब से हमारे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट जो होगी वो हमको चेंज करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन वेदर कितनी एक्सट्रीम हो जा रही है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारा सीमेंट की क्वांटिटी, कंक्रीट का ग्रेड कितना होगा, वाटर सीमेंट रेशियो कितना होगा, वो देखना पड़ेगा हमको। तो एनीवेज़ हमको यहाँ पर समझ में आ गया कि सीमेंट का यूज़ करके हम अपने स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो सीमेंट की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट में थोड़े ढेर सारे क्राइटेरिया हैं। मैक्सिमम तो आसान है, 450 kg पर एम क्यूब।
एनीवे तो ये हो गया। अगली चीज़ आप बात करते हैं सी। तो सी के केस में कैसा देखा जाएगा, देखो जो भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर आपने बनाया है, ठीक है, सी वाटर मतलब इफ़ इट इज़ सब्जेक्टेड टू सी वाटर वेव, सी वाटर स्प्रे, या फिर उसको आपने सी कोस्ट के अलॉन्ग अगर उस स्ट्रक्चर को बनाया है, तो उसमें कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड कितना यूज़ होना चाहिए, वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप पीसीसी यूज़ कर रहे हो या आरसीसी। अगर पीसीसी यूज़ कर रहे हो तो M20 या उससे ज़्यादा यूज़ करना, आरसीसी यूज़ कर रहे हो तो M30 या उससे ज़्यादा यूज़ करना। ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि सपोज़ फ्रीजिंग और थॉइंग हो रही है, तो फ्रीजिंग और थॉइंग में हमें हमारे स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी कैसे इंप्रूव करनी है, इस चीज़ से बचाने के लिए आप हमारे स्ट्रक्चर में एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स को डाल दो। क्वेश्चन ये उसका अमाउंट कितना होगा, तो वो इस पर डिपेंड करेगा कि हमारे एग्रीगेट का साइज़ कितना है, ठीक है। अगर छोटे एग्रीगेट हैं तो उसमें ज़्यादा आपको डालना पड़ेगा एयर एंट्रेनिंग एजेंट, और बड़े एग्रीगेट है तो उसमें कम डालना पड़ेगा, उल्टा है मतलब। तो 20 mm का जो एग्रीगेट है उसमें आपको डालना पड़ेगा एयर एंट्रेनिंग एजेंट 5% का, उसमें ±1% आप टॉलरेंस ले सकते हो। और 40 mm अगर मैक्सिमम एग्रीगेट साइज़ है तो उसमें 4% आपको डालना पड़ेगा एयर एंट्रेनिंग एजेंट। एनीवे तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने ये तीनों चीज़ें देख ली प्रॉपर्टीज़ में, राइट, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी और ग्रेड। अब बची हुई चीज़ें जो हैं कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ वो आ जाएंगी एटसेट्रा में। तो एटसेट्रा में क्या आ जाएगा आपका, एटसेट्रा में आ जाएगा जैसे कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, श्रिंकेज स्ट्रेन क्या होती है, तो थोड़ा बहुत हम जानते हैं पर फिर भी इसको कवर कर लेते हैं। एनीवे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो मतलब नॉन रेनफोर्स्ड कंक्रीट, रेनफोर्समेंट नहीं कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ कंक्रीट की स्ट्रेंथ कंसिडर कर रहे हैं, तो ये पता चलता है हमको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ से, विच इज़ गिवन बाय फॉर्मूला FCR = 0.7 FCK Nm/mm²। देन नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की क्या होती है, तो वो होती है 5000 √FCK Nm/mm²। तो जब इन्होंने शॉर्ट टर्म बोल दिया है तो इसी लगातार ये भी देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, वो हो जाती है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय 1 + थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, क्रीप कोएफिशिएंट फॉर एज ऑफ लोडिंग। एग्जांपल 7 डेज़ की लोडिंग के लिए आप क्रीप कोएफिशिएंट 2.2 ले सकते हो। एनीवे टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चल गई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पता चल गया। अगली चीज़ श्रिंकेज स्ट्रेन, डिज़ाइन करते समय श्रिंकेज स्ट्रेन हम कितना कंसिडर करते हैं, तो 0.0003, राइट। अच्छा, तो इससे हमने क्या किया, अभी हमने कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ से एसोसिएटेड जितने भी प्रोविजंस थे वो कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं कंक्रीट को साइट पे जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसमें कौन कौन से प्रोसीजर हैं। तो जैसा मैंने बताया था यहाँ पे हम क्या क्या देखेंगे, मिक्सिंग, सैम्पलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, क्योरिंग और कंक्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशन। तो पहले सैम्पलिंग से एसोसिएटेड प्रोविज़न देख लेते हैं। तो सैम्पलिंग में क्या है, देखिए आप कितनी कंक्रीट की क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, एक दिन में यूज़ कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, कंक्रीट की टेस्टिंग डिसाइड करोगे, ठीक है। सपोज़ आपने जो कंक्रीटिंग की दिन भर में वो 1 से 5 m³ की, तो उसमें आप क्या करोगे, एक सैंपल निकाल लोगे। 6 से 15 m³ की तो 2 सैंपल निकाल लोगे। 16 से 30 m³ की तो 3 निकाल लोगे। 31 से 50 m³ की तो 4 सैंपल्स निकाल लोगे। और फिर 50 m³ के ऊपर जितना भी करोगे ना, वहाँ पर आप ये 4 सैंपल तो ले लेना, इसके अलावा जितने भी एडिशनल 50 m³ आप करते जाओगे उसके लिए आप एक एक सैंपल ले लेना, राइट। अच्छा, और एक अगली कंडीशन ये है कि हर एक शिफ्ट में कम से कम एक सैंपल तो आपको लेना ही चाहिए। अब इस सैंपल को लेके करोगे क्या, कंक्रीट की टेस्टिंग ही करेंगे, तो उसमें जो टेस्ट स्पेसिमेन है वो क्या होगा, देखिए सैंपल अलग चीज़ है, स्पेसिमेन अलग चीज़ है। एक सैंपल लेने का मतलब उसके अंदर कंक्रीट के 3 क्यूब्स लेना, 3 स्पेसिमेंट्स लेना। तो आपने जैसे एक सैंपल लिया, उसमें 3 स्पेसिमेंट्स लिए, अब उनकी आप 28 डेज़ की टेस्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करो, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, जब स्ट्रेंथ टेस्ट करोगे तो बेसिक एम क्या है कि पास हो जाए ना हमारा कंक्रीट। तो जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो कैसे है, कब आप कहोगे कि वो पास हो गया, जब जो इंडिविजुअल क्यूब की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, इफ़ इट इज़ लाइंग बिटवीन ±15% ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्पेसिमेंट्स, मतलब 3 कंक्रीट के क्यूब तोड़े, सपोज एक की आई 15, एक की 16, एक की 17, तो इनका एवरेज ले लो, तो ये एवरेज स्ट्रेंथ आ गई 3 स्पेसिमेंट की। अब इसका 15% निकालो, राइट। तो जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है ये इस ±15% के अंदर ही लाई करनी चाहिए, तो पास हो जाएगा। एनीवे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कम से कम 0.3 MPa होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। तो ये हमने सैम्पलिंग से एसोसिएटेड प्रोविजंस देख लिए। नेक्स्ट क्या है, मिक्सिंग। तो अगर आप मिक्सिंग देखोगे तो कंक्रीट मिक्स 2 तरह के होते हैं, एक नॉमिनल मिक्स, एक डिज़ाइन मिक्स। तो ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे आ गया आपका। तो डिज़ाइन मिक्स और नॉमिनल मिक्स,
तो अब डिज़ाइन मिक्स को सबसे पहले देखते हैं। तो कंक्रीट के लिए डिज़ाइन मिक्स जब आप बनाते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन एक वैल्यू होती है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक टेबल दी हुई है IS 456 में। अलग अलग जैसे ही आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट अलग अलग होगा, राइट। जैसे सपोज़ आप M20 या M30 का मिक्स बना रहे हो तो ये अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ना, तो इनके लिए अलग अलग सिग्मा की वैल्यू दी हुई है। कैसे, फॉर एग्जांपल M10 से M15 तक को अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके लिए सिग्मा 3.5 MP है। M20 से M25 मोस्टली यही यूज़ होता है, तो उसके लिए सिग्मा 4 MPa यूज़ कर लोगे। M30 से M50 के लिए सिग्मा 5 MPa। अब ये तो हो गया नॉर्मल केसेस में सिग्मा की वैल्यू, जब सारी चीज़ें आइडियल हैं। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप साइट पे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो कंक्रीट को बनाने के लिए, एग्रीगेट हो गया, सीमेंट हो गया, उनके स्टोरेज से एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम है, हैंडलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप क्या करोगे, ये जो डेविएशन वाली चीज़ है, मतलब इरेगुलरिटी आ गई ना, तो डेविएशन और बढ़ा दोगे। तो इन सारी वैल्यूज़ को एक एक से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए। एनीवे, तो ये हो गया डिज़ाइन से रिलेटेड, बस स्टैंडर्ड डेविएशन पर था एक प्रोविज़न। अगली चीज़ हो जाएगी नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट। तो पहले तो ये है कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट हम कब कितने ग्रेड तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अप टू M20 तक का अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप नॉमिनल मिक्स से भी काम चला सकते हो। और M20 के ऊपर एग्जांपल M25 का आपको चाहिए, जैसे मैं पावर ग्रिड में था तो वहाँ पर M25 का ही यूज़ करके पूरे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, तो इसीलिए उसको उसकी मिक्स डिज़ाइन कराई जाती थी, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो NIT रायपुर जाते थे, कहाँ जाते थे उसके लिए। एनीवे, तो नॉमिनल मिक्स में एक तो ये हो गया कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अगली चीज़ क्या है कि नॉमिनल मिक्स जब आप बना रहे हो तो उसमें जो कंक्रीट के इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी रखोगे आप, राइट। तो पहले तो आप देख लो कि कौन से ग्रेड को बनाने के लिए मिक्स कैसा होना चाहिए। तो M5 के लिए क्या तरीका है, देखिए यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। M5 के लिए 1:5:10 का मिक्स। अब इसके बाद आगे क्या क्राइटेरिया है कि आप एक एक घटाते जाओ और इसमें से दो दो घटाते जाओ, आपका काम बन जाएगा। M7.5 के लिए 1:4:8, M10 के लिए 1:3:6, M15 के लिए 1:2:4, M20 के लिए 1:1.5:3, राइट। तो स्टार्ट इसी से करना है। M5 के लिए 5 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तो ये हो गया। अब प्रपोर्शन फॉर नॉमिनल मिक्स फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट। तो अब आप ये प्रपोर्शन करते कैसे हो, देखो आपने सीमेंट लिया, सीमेंट इज़ टू सैंड इज़ टू कोर्स एग्रीगेट, इन्हीं तीन चीज़ों का जो रेशियो है ये मैंने यहाँ पे बताया 1:5:10। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर M5 का आपको बनाना है तो आप 1 तसला सीमेंट ले लो, 5 तसला सैंड ले लो और 10 तसला कोर्स एग्रीगेट ले लो। तो इसका यूज़ करके क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट के अंदर आपका चला जाएगा सैंड, सैंड के बीच में जो वॉइड्स हैं उसको भर देगी सीमेंट, तो ऐसे कॉन्क्रीट बन जाएगा। एनीवे, अब ये जो रेशियो होता है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का, ठीक है, ये 1:2 होता है मोस्टली। आप यहाँ पर देखिए हर जगह 5:10, 4:8, 3:6, तो 1:2 का रेशियो मेंटेन्ड है। बट बात ये याद रखने वाली है कि जो 1:2 का रेशियो है ना, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब मैक्सिमम साइज़ ऑफ एग्रीगेट जो है वो 20 mm है। अगर एग्रीगेट मतलब गिट्टी जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका साइज़ 20 mm से भी चेंज होता है, सपोज़ बढ़ गया 40 mm हो गया, तो आपको फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के रेशियो को क्या करना है, 1:2.5 कर देना है। और अगर एग्रीगेट का साइज़ कम हो गया, 10 mm हो गया मैक्सिमम साइज़, तो 1:1.5 कर देना है। बट जनरली हम 20 mm ही यूज़ करते हैं एग्रीगेट को। अच्छा, तो ये तो हो गई थ्योरी। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि सपोज़ M20 को हमको क्या करना है, नॉमिनल मिक्स बनाना है। तो उसमें क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट और वाटर कितना डलेगा। तो देखो उसमें ये बोला जाएगा कि हर 50 kg बैग के सीमेंट के लिए आप कितना यूज़ करोगे, 250 kg का टोटल एग्रीगेट यूज़ करोगे, दैट इज़ फाइन प्लस कोर्स। और पानी कितना डलेगा उसमें, 30 किलो पानी डलेगा, राइट। तो इस तरह से टेबल से आपको ये पता चल सकता है कि नॉमिनल मिक्स कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, हमने सैम्पलिंग कवर कर लिया, मिक्सिंग कवर कर लिया। तीसरी चीज़ आती है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन से एसोसिएटेड क्या क्लॉज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट ड्यूरिंग हॉट कोल्ड वेदर कॉन्क्रीट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन डीप कंटेनर्स, एग्जाम्पल ट्रक माउंटेड रोटेटिंग ड्रम्स। मतलब वो देखा है हमने साइट पे कि कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आपका एक बैचिंग प्लांट होगा, बैचिंग प्लांट में क्या है, कंक्रीट बन रहा है, तो उस कंक्रीट को ट्रक में ले जाया जाता है, फिर ट्रक में पीछे एक रोटेटिंग ड्रम होता है जो कि उस कंक्रीट को घुमाते रहता है, जिसका उसका सेग्रीगेशन ना होने पाए, प्लस उसके ऊपर गनी बैग्स लपेट दिए जाते हैं, जिससे जो लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके, राइट। तो उन्होंने वही बोला है कि अगर हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग है या कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग है, मतलब जहाँ पे वेदर साथ नहीं दे रही है आपका, तो वहाँ पे कॉन्क्रीट को आप डीप कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट करो।
तो ये ट्रांसपोर्टेशन से एसोसिएटेड हो गया। देन अगली चीज़ आ गई प्लेसिंग। प्लेसिंग से रिलेटेड क्या है, जब आप कंक्रीट को प्लेस कर रहे हो यानी फॉर्मवर्क के अंदर कंक्रीट को गिरा रहे होगे, तो एक ही बात का हमको ध्यान देना है कि हाइट ऑफ फॉल कितनी है। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल जो होना है कंक्रीट का वो 1.5 मीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, सपोज़ हम क्या करते हैं, जैसे स्लैब की कास्टिंग होती है हमारी, तो मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन जनरली होता है। आप क्या करते हो, बीम का रेनफोर्समेंट और स्लैब का रेनफोर्समेंट इनको आपस में बांध देते हो। ऐसा थोड़ी कि बीम और स्लैब को अलग अलग कास्ट करोगे, आप सेम टाइम पे कंक्रीट गिराते हो पूरे में। तो देखो सपोज़ आप यहाँ पे चढ़ के यहाँ पर कंक्रीट गिरा रहे हो, तो ये कंक्रीट गिरेगा ना, तो यहाँ से जिस लेवल से आप कंक्रीट को गिरा रहे हो उससे बॉटम ऑफ द बीम इसकी हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये साइड पे फॉलो होता है या नहीं होता है, बट प्रोविज़न हम याद रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका प्लेसिंग से रिलेटेड। तो हमने सैम्पलिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग ख़त्म कर लिया। अब ये जो कंक्रीट को आप प्लेस करोगे ये किसके अंदर करोगे, फॉर्मवर्क के अंदर करोगे। तो फॉर्मवर्क से एसोसिएटेड क्या क्लॉजेज है, ये है। फॉर्मवर्क में क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रिपिंग टाइम। स्ट्रिपिंग टाइम मतलब आपने कंक्रीट को फॉर्मवर्क में तो डाल दिया। फॉर्मवर्क यानी क्या हो गया कि सपोज़ कॉलम बना रहे हैं, तो ऐसे आपने कुछ वर्टिकल पटरे यूज़ किए होंगे इस टाइप के, तो उनके अंदर कंक्रीट भर दिया, फिर अब उन पटरों को खोलना कब है, वो हो गया फॉर्मवर्क का स्ट्रिपिंग टाइम। तो फॉर्मवर्क को अगर बिल्कुल मतलब लेमेंस लैंग्वेज में बोलें तो क्या है, फॉर्मवर्क बेसिकली कंटेनर्स होते हैं जो कि ऊपर से खुले हुए होंगे, क्योंकि कोई जगह तो चाहिए कंक्रीट डालने के लिए। और वो क्या होंगे, साइड से कवर्ड होंगे और बॉटम से कवर्ड होंगे। तो ये जो साइड वाले फेसेस हो गए ना, इनको आप बोल सकते हो कि ये वर्टिकल फॉर्मवर्क हो गया। और जो बॉटम वाले फेस पे कंक्रीट लगा है जो बेस की तरह एक्ट करेगा, उसको आप बोल सकते हो सॉफिट, राइट। अच्छा, तो अब इस जो जनरल टर्म है इस पर मैं बाद में आता हूँ, जो जनरल डिस्क्रिप्शन की है पहले हम देख लेते हैं। स्ट्रिपिंग टाइम की हम बात करें तो स्टेप्स क्या होंगे, जैसे बीम है तो इसमें जो स्ट्रिपिंग की जाती है ना वो ऊपर से नीचे की जाती है। मतलब सपोज़ बीम आपको बनाने के लिए क्या है, आप ऐसा वर्टिकल फॉर्मवर्क रखोगे, फिर नीचे सॉफिट रखोगे, उसके नीचे आप प्रॉप्स का यूज़ करोगे। तो सबसे पहले क्या होंगे, आपके वर्टिकल्स हटेंगे, फिर उसके बाद सॉफिट में जो फॉर्मवर्क है वो हटेगा, प्रॉप्स लगे रहेंगे, और फिर लास्ट में प्रॉप्स हट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऊपर से नीचे निकाला जाता है फॉर्मवर्क को। तो वही लिखा है मैंने कि सबसे पहले वर्टिकल वाले को निकालो जो साइड फॉर्मवर्क है, फिर जो बॉटम से सपोर्ट दे रहा है सॉफिट उसको हटाओ, लेकिन प्रॉप रहने दो, और फिर लास्ट में क्या करो, आप प्रॉप भी हटा दो, राइट। अच्छा, तो अब ये जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट, वर्टिकल फॉर्मवर्क है, ये किसके किस्म के केस में आएगा, बीम के केस में आएगा, कॉलम के केस में आएगा। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम इसको 1 दिन तक रखा जाता है। जैसे आज डाला ऐसा कॉलम, सपोज़ कॉलम कास्ट कर रहे हो, तो आपने आज उसके अंदर कंक्रीट डाला, अगले दिन जाके खोल सकते हो आप फॉर्मवर्क को। रियल लिमिट तो 16 से 24 आवर्स होती है, लेकिन मैक्सिमम अगर बोलोगे तो 1 दिन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आपने सपोज़ बीम में क्या किया, ये वर्टिकल फॉर्मवर्क हटा दिया, तो अब सॉफिट हटाने की बारी है। तो सॉफिट को स्लैब और बीम में कब कब हटाया जाता है, स्लैब में कम से कम 3 दिन बाद सॉफिट हटेगा और बीम में 7 दिन बाद। लेकिन सॉफिट हटाते ही तुरंत आपको नीचे का प्रॉप वापस लगा देना है उसमें, अभी भी वो सपोर्टेड रहेगा। ठीक है, उनको बाद में रिमूव किया जाएगा। तो अब आपका वर्टिकल फॉर्मवर्क हट गया, सॉफिट का फॉर्मवर्क हट गया, अब बचे प्रॉप्स नीचे के। तो प्रॉप्स कब हटाओगे आप, स्लैब के केस में प्रॉप्स हटेंगे 1 से 2 हफ्ते में, और बीम में 2 से 3 हफ्ते में। तो क्वेश्चन ये है कि 1 हफ्ते में कब हटेगा स्लैब के केस में, तो वो स्पैन पर डिपेंड करता है। अगर स्लैब में स्पैन 4.5 मीटर से तक है तो 1 हफ्ते में हटा देंगे प्रॉप, 4.5 मीटर से ज़्यादा स्पैन तो 2 हफ्ते में हटा देंगे। उसी तरह बीम में क्या है, 6 मीटर तक का स्पैन है तो 2 हफ्ते में प्रॉप हट जाएंगे, 6 मीटर से ज़्यादा का है तो 3 हफ्ते में हट जाएंगे, राइट। अच्छा, तो ये पढ़ने के बाद आपको कुछ जनरल आइडिया लगा होगा। क्या है वो जनरल आइडिया, कि फॉर्मवर्क ऑफ वर्टिकल मेंबर इज़ स्ट्रिप्ड फास्टर देन हॉरिजॉन्टल मेंबर। की कॉलम है तो कॉलम को कास्ट करके उसका फॉर्मवर्क खोलना बहुत आसान है, कि तुरंत 1 दिन में खुल जाएगा, तो कॉलम तो जल्दी जल्दी बनते चल जाएंगे। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है ना, स्लैब हो गया, बीम हो गया, इनको बड़ा टाइम लगता है इनके फॉर्मवर्क को खोलने में। तो हमारी कंस्ट्रक्शन की स्पीड इसी से कंट्रोल होती है। फॉर एग्जाम्पल स्लैब में क्या है क्राइटेरिया, 3 दिन, 7 दिन और 14 दिन। बीम में क्या है क्राइटेरिया, 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन, राइट। कैसे, स्लैब में जो है जो सॉफिट वाला है आपका, सॉफिट वाले फॉर्मवर्क को हटाने में 3 दिन लगेंगे, और अगर स्लैब का स्पैन 4.5 मीटर तक है तो 7 दिन में हट जाएगा प्रॉप, और अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है 14 दिन। तो उसी तरह बीम्स का भी हो जाएगा। बीम में तो 1 हफ़्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता ऐसे याद रख सकते हो आप। 1 हफ़्ता सॉफिट को हटाने के लिए और 2 या 3 हफ्ता प्रॉप को हटाने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन स्पैन। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा कवर,
वी हैव कवर्ड सैम्पलिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, फॉर्मवर्क। अब आया क्यूरिंग। क्यूरिंग से एसोसिएटेड क्या प्रोविजंस हैं? अच्छा, तो क्यूरिंग से एसोसिएट, क्यूरिंग मतलब क्या कर रहे हो आप? पानी डाल रहे हो ना, जो भी स्ट्रक्चर आपने बना लिया है, मतलब कास्टिंग के बाद जब आपने फॉर्मवर्क खोल दिया तो अब आप उसको ठंडा रखोगे ना पानी का यूज़ करके, जिससे हाइड्रेशन में पानी की कमी ना होने पाए। तो उसके लिए क्या है कि अगर नॉर्मल वेदर है या एक्सट्रीम वेदर है तो उस पर डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली अगर एक्सट्रीम वेदर है, बहुत ही ज़्यादा हॉट या ड्राई है, तो उसमें ऑब्वियसली आपको ज़्यादा दिन तक पानी देना पड़ेगा, और नॉर्मल वेदर है तो कम पानी देना पड़ेगा। तो एनीवे उसी हिसाब से नॉर्मल वेदर में जैसे OPC है तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ कर रहे हो, तो अब आपने उसमें एडमिक्सचर डाला है या नहीं डाला है, इसके बेसिस पे क्यूरिंग डिसाइड होगी। अगर एडमिक्सचर डाला है तो ज़्यादा टाइम तक आपको क्यूरिंग करनी पड़ेगी। कैसे? वो OPC जिसमें आपने एडमिक्सचर नहीं डाला है उसको 7 दिन तक क्योर करना है, और वो OPC जिसमें आपने एडमिक्सचर डाला है उसको 10 दिन तक क्योर करना है। उसी तरह अगर, तो ये तो नॉर्मल वेदर में हुआ, लेकिन सपोज़ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हॉट एंड ड्राई वेदर है, तो उसके केस में क्या होगा? ऑब्वियसली क्योरिंग का टाइम बढ़ जाएगा। अब अगेन वही, अगर एडमिक्सचर डालोगे तो और टाइम बढ़ जाएगा। तो हॉट एंड ड्राई वेदर में विथआउट एडमिक्सचर में सिर्फ 10 दिन तक क्योरिंग करनी है, और विथ एडमिक्सचर के लिए आपको 14 दिन तक क्योरिंग करनी है, मतलब 2 हफ्ते तक, राइट। अच्छा, अब लास्ट में आपका बचा कॉन्क्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशंस। तो कॉन्क्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशन में क्या होगा? जैसे अंडर वाटर कंक्रीटिंग। तो अंडर वाटर कंक्रीटिंग में क्या होता है? आप ट्रेमी पाइप होता है उसको लोअर करते हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि ये जो ट्रेमी पाइप है ना, इसका डायमीटर कितना हो। तो इसका डायमीटर होना चाहिए 200 mm या उससे ज़्यादा, मतलब कम से कम इतना डाया तो होना चाहिए कि कॉन्क्रीट जो है उस ट्रेमी पाइप के थ्रू फ्रीली फ्लो कर सके। ये है इसके पीछे का लॉजिक, राइट। अच्छा, तो जब हमने इतना पढ़ लिया तो अभी तक हमने क्या कवर किया है पता है? अभी तक हमने उन सारे प्रोविजंस को देख लिया जो कि कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ और कंक्रीट को साइट में कैसे यूज़ करते हैं उनसे एसोसिएटेड है। तो ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या हुई कि ये जो कंक्रीट है ये किन मटेरियल से मिलके बनता है। तो उन इंडिविजुअल मटेरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कंक्रीट के, उनसे एसोसिएटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो कंक्रीट मिलता है किससे? सीमेंट, एग्रीगेट, एडमिक्सचर और वाटर। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले सीमेंट से रिलेटेड क्या क्लॉज है? सीमेंट से रिलेटेड ये है कि अगर आप जैसे ही IS 456 खोलोगे ना, तो उसमें सबसे पहला क्लॉज इसी से रिलेटेड है कि अलग अलग टाइप के जो सीमेंट हैं दे हैव टू कन्फर्म टू देयर ओन कोड। उनके लिए अपना ही कोड है, उनको उसी चीज़ को सेटिस्फाई करना है। एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट फेमस क्या है? जैसे जब मैं पावर ग्रिड में था तो वहाँ पे वो PPC यूज़ करते थे, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, राइट। उसमें फ्लाई ऐश का यूज़ करते थे वो। तो PPC जो है इसकी जब आप टेस्टिंग करोगे तो टेस्टिंग कैसे पता चलेगा कि इसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए? तो वो उसके लिए आपको कोड देखना पड़ेगा PPC का। तो PPC का कोड क्या है? IS 1489 पार्ट 1। उसी तरह फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आप 33 ग्रेड का यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए कोड क्या है? IS 269। मतलब जनरल आइडिया ये है कि सीमेंट, कौन सा सीमेंट आप यूज़ कर रहे हो उससे रिलेटेड उसका कोड कौन सा है ये जान लो, ठीक है। ये सीमेंट से एसोसिएटेड हो गया। देन अगली चीज़ आ गई सीमेंट एग्रीगेट। एग्रीगेट में क्या है? एग्रीगेट के साइज़ की बात है। तो देखिए, ज़्यादातर काम जो होते हैं उसमें हम 20 mm की गिट्टी का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। 20 mm के एग्रीगेट का इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन सपोज़ स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे रेनफोर्समेंट बहुत पास डले हुए हैं, तो 2 बार्स के बीच में इतनी स्पेसिंग ही नहीं होगी कि 20 mm का एग्रीगेट जा सके, तो वहाँ पे आप छोटी गिट्टी यानी 10 mm का यूज़ कर सकते हो। फिर कुछ ऐसा केसेस हो सकते हैं जहाँ पे कंक्रीट के फ्लो की दिक्कत हो, जहाँ पे मतलब वो केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कंक्रीट के फ्लो की दिक्कत ना हो, कंक्रीट आसानी से फ्लो कर रहा हो, तो वहाँ पे आप थोड़ी बड़ी गिट्टी का भी यूज़ कर सकते हो, 40 mm का। तो ये तो हो गया कि गिट्टी के साइज़ कैसे होंगे बेस्ड ऑन द कंडीशन एट साइट। अगली चीज़ क्या है कि एग्रीगेट का साइज़ होना कितना चाहिए? तो वो होगा मिनिमम ऑफ 2 वैल्यूज़। कौन सी हैं वो 2 वैल्यूज़? वो डिपेंड करेगा कि बार्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, और कवर पे डिपेंड करेगा। कैसे? देखिए, जो भी आपने 2 मेन बार्स उठाए, उन 2 बार्स के बीच की डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है। तो ऑब्वियसली इतना तो होना ही नहीं चाहिए वरना अटक जाएगा ना गिट्टी। तो कुछ डिस्टेंस आप छोड़ दोगे, तो आपने 5 mm छोड़ दी, तो डिस्टेंस बिटवीन मेन बार्स -5 mm, एक वैल्यू ये हो गई। दूसरी चीज़, उस रेनफोर्समेंट के लिए कुछ कवर देना है, तो ये एग्जैक्टली इस कवर जितना भी नहीं हो सकता, उससे थोड़ा छोटा होना है तभी जाएगा गिट्टी अंदर, तो -5 mm, राइट। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करिए, इनमें से जो भी मिनिमम है वो आपका एग्रीगेट साइज़ हो जाएगा। तो सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया। नेक्स्ट आ गया एडमिक्सचर। अच्छा, एडमिक्सचर में क्या है? एडमिक्सचर की क्वांटिटी कितनी रखनी है, राइट। मतलब अगर आप
तो एडमिक्सचर की क्वांटिटी इस पर डिपेंड करती है कि सीमेंटीशियस मटेरियल कितना है। सीमेंटीशियस मटेरियल बोलने का मतलब सीमेंट प्लस फ्लाई ऐश, राइट। अच्छा, तो आप सीमेंट प्लस फ्लाई ऐश पहले इसकी क्वांटिटी निकाल लो, फिर उसकी जितनी क्वांटिटी होगी उसका कुछ परसेंटेज हम डाल देंगे एडमिक्सचर को। अच्छा, अब किस टाइप का एडमिक्सचर आप डाल रहे हो इस पर डिपेंड करता है कि हम उसकी कितनी क्वांटिटी लेंगे। सपोज़ हम रिटार्डर्स क्या कहते हैं रिटार्डर्स डाल रहे हैं, तो रिटार्डर कितना होगा 0.5% ऑफ सीमेंटीशियस मटेरियल। प्लास्टिसाइज़र डाल रहे हो तो 1% ऑफ सीमेंटीशियस मटेरियल। सुपर प्लास्टिसाइज़र डाल रहे हो 2% ऑफ सीमेंटीशियस मटेरियल। एग्जाम्पल, सपोज सीमेंटीशियस मटेरियल यानी सीमेंट प्लस फ्लाई ऐश की क्वांटिटी 400 किलो है, तो अगर प्लास्टिसाइज़र डालोगे तो 1% डालोगे ना 400 किलो का, यानी 4 किलो डलेगा, राइट। अच्छा, तो ये हो गया सीमेंट, एग्रीगेट, एडमिक्सचर और एक आ गया वाटर। तो जिस पानी का हमको यूज़ करना होता है कंस्ट्रक्शन में वो एसिडिक नहीं होना चाहिए। एसिडिक तो ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि पानी का pH 6 या 6 से ज़्यादा होना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि पानी हमारा एसिडिक नहीं होगा, राइट। अच्छा, तो अभी मैंने क्या सारा कवर कर लिया, कंक्रीट से एसोसिएटेड, कंक्रीट के कंस्टिट्यूएंट्स कवर कर लिए, कंक्रीट की प्रॉपर्टी और साइड प्रोसीजर। नेक्स्ट मटेरियल मेरा है स्टील, तो रेनफोर्समेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं। अच्छा, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि सीमेंट किस तरह का यूज़ कर रहे हो उसके लिए अलग अलग कोड्स हैं, उसी तरह आप स्टील किस तरह का यूज़ कर रहे हो तो उस स्टील को सर्टेन टेस्टिंग क्राइटेरिया वेरीफाई करने होंगे ना, तो वो कहाँ से पता चलेगा, कोड से ही पता चलेगा ना। तो हर एक अलग अलग स्टील के लिए अलग अलग कोड हैं। फॉर एग्जांपल माइल्ड स्टील के लिए IS 432 है, HYSD के लिए IS 1786 है। अच्छा, अब जब हम रेनफोर्समेंट को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है, स्पेसर्स और चेयर्स का यूज़ करते हैं ना, तो स्पेसर्स और चेयर्स की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम 1 मीटर की स्पेसिंग होनी चाहिए। 1 मीटर से ज़्यादा दूर आपके स्पेसर्स या चेयर्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये रेनफोर्समेंट है और इसमें ये मैंने छोटे छोटे ग्रिड बना दिए 1 मीटर बाई 1 मीटर के, तो अगर एक स्पेसर यहाँ पे लगा है तो अगला 1 मीटर बाद ही दूसरा स्पेसर लग जाएगा। क्वेश्चन ये स्पेसर और चेयर करते क्या हैं, देखो आपका रेनफोर्समेंट है और फॉर्मवर्क, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस आपको रखनी है कवर जितनी, तो उसके लिए स्पेसर का यूज़ करोगे। दूसरी चीज़ चेयर का भी यूज़ करोगे, जब एक बार और दूसरे बार एक रेनफोर्समेंट जाती है उसके ऊपर दूसरी रेनफोर्समेंट होती है ना, तो उनके बीच में स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए चेयर का इस्तेमाल करते हो, और रेनफोर्समेंट और फॉर्मवर्क के बीच में स्पेसिंग के लिए स्पेसर का यूज़ करते हैं। एनीवे, अगली चीज़ क्या है, स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है, तो 200 किलो न्यूटन पर mm² लेनी है, यानी 2 × 10⁵ MPa। अगली चीज़ रेनफोर्समेंट क्या है, आपको सीधा सीधा जैसे आप मार्केट से तो बार सीधा सीधा लेके आते हो, लेकिन सीधा सीधा थोड़ी डालते हो, उसको बेंड करना पड़ता है ना। तो ये जो रेनफोर्समेंट की बेंडिंग है ये कैसे पता चलेगी, मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाओगे, तो उसके लिए कोड होता है IS 2502, उसका यूज़ करेंगे। अच्छा, अब क्या है, जो हमने सरिया डाला है, जो रेनफोर्समेंट का हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए एक सर्टेन कवर की ज़रूरत होगी ना, तो ये जो कवर है उसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू, सपोज़ कॉलम के लिए 40 mm है, तो इस कवर को बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन इस कवर को घटाया नहीं जा सकता है। मतलब कवर सपोज़ जितना भी उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू उससे 10 mm ज़्यादा आप ले लो, लेकिन जितनी स्पेसिफाइड है उससे कम नहीं ले सकते। एग्जांपल, कॉलम के लिए कवर है 40 mm, तो इसको आप मैक्सिमम 50 mm तक कर सकते हो, लेकिन 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो गया, ये जो भी स्पेसर्स और कवर ब्लॉक्स का यूज़ कर रहे हो आप, इनकी स्ट्रेंथ कंक्रीट जो यूज़ हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ के बराबर होनी चाहिए। सपोज़ ये बीम है, ये बीम M40 की है, तो ये जो रेनफोर्समेंट है इसकी फॉर्मवर्क से स्पेसिंग के लिए सपोज़ आपने कवर ब्लॉक का यूज़ किया, तो ये कवर ब्लॉक भी M40 का होना चाहिए, या फिर आप PVC का इस्तेमाल करो क्योंकि PVC भी स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों, अगर कवर ब्लॉक ही वीक हो गया तो आपकी बीम यहीं से डैमेज हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए। देन रेडियस ऑफ बेंड, तो जो आप बेंड करते हो ना बार्स को, उनका रेडियस कितना होना चाहिए वो इस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का स्टील यूज़ कर रहे हैं। अगर माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हैं तो बेंड का रेडियस 4 होगा, और HY यूज़ कर रहे हैं तो उसका रेडियस 6 होगा। 5 यानी जिस बार को आपने घुमाया उस बार का कुछ डाया होगा ना, तो वही डाया 5 है। तो यहाँ पे हमारा कवर हो गया मटेरियल से एसोसिएटेड जितने भी प्रोविज़न थे, कंक्रीट से रिलेटेड और रेनफोर्समेंट से रिलेटेड।